बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लायक होते हैं, तो ये मास स्पेक्ट्रम का ग्राफ रहेगा। नाउ दिस अगेन काइंड ऑफ पिक्स, सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ पिक्स एंड कमेंट। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे टेबल भी यहाँ पे। सो फर्स्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज अ parent ion peak, also known as a molecular ion peak, standard word, they are known as a molecular ion peak। पहला पीक कौन सा आता है मास स्पेक्ट्रम में? molecular ion peak। first peak in the mass spectrum, molecular ion peak, also known as a parent ion peak। and what is it? It is a fragment of molecule due to loss of one electron, as it is आपको पूछेंगे the fragment of molecule due to loss of one electron will be, नीचे ऑप्शन में आएगा बेस पीक, फ्रेगमेंटेशन आयन पीक, पेरेंट पीक, molecular ion peak। So remember, what is molecular ion peak? First peak in the mass spectrum, then also known as parent ion peak। And why it is? It is due to the loss of one electron, due to the loss of one electron from the molecule after bombardment of electron। Now second peak होता है base peak। कोई second type of peak in the mass spectrum, base peak। मतलब ये 2 नंबर को आता है ऐसा नहीं है, ये कभी भी आ सकता है, कि बीच में भी आ सकता है, इसका नंबर मैटर नहीं करता। टाइप्स ऑफ पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, मास स्पेक्ट्रम में कितने टाइप के पीक होते हैं ये डिस्कस करें अपन। सीरियली डिस्कस नहीं करें, सीरियली डिस्कस करेंगे तो नहीं पॉसिबल। सीरियली मतलब क्या, फर्स्ट पिक कौन सा आएगा आपका? पेरेंट आयन पिक और मॉलिक्यूलर आयन पिक, वो सीरियल होता है। पहला पिक कौन सा है? मॉलिक्यूलर आयन पिक। एंड दैट विल यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर आयन पिक होता है उसका जितना इंटेंसिटी आता है उतना ही आपका मॉलिक्यूलर वेट है। बेस पिक मतलब क्या? मोस्ट इंटेंस पिक इन द मास स्पेक्ट्रम known as a base peak। okay, and it is a tallest peak on a y axis। okay, ये सबसे बड़ा इंटेंसिटी होता है इसका, that's why it is the tallest peak on y axis, that is known as the base peak। और ये क्या क्या इंडिकेट करता है आपको? what is the indicate, what it indicate? It indicates the most stable fragment in the structure, most stable fragment in the structure। एक स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा एक फ्रेगमेंट है कि जो ज्यादा स्टेबल है, जल्दी ब्रेक नहीं हुआ, वो उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बेस पीक, मोस्ट इंटेंस पीक। कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है इसका। नाउ फ्रेगमेंटेशन आयन पीक, द पीक इज फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन पीक मतलब क्या है? उसमें का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो मॉलिक्यूलर आयन हो गया। अभी और उसमें के 2-3 इलेक्ट्रॉन चले गए, टूट गया वो स्ट्रक्चर, तो बाद में क्या होता है? उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। So that is known as a fragmentation ion peak। The peak is formed due to dissociation of molecular ion peak in the different small peaks, known as a daughter ion peaks, also known as a daughter ion peak। जैसे molecular ion peak जो होता है उसको parent ion peak बोलते हैं, जो fragmentation ion peak होता है उसको बोलते हैं daughter ion peak। After bombardment of molecule with a high energy, that is 70 electron volt। तो पहले क्या है कि पहले जो बम्बार्डमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम वोल्टेज में होता है, जैसे मान लीजिए 9 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एट दिस वोल्टेज देयर इज ओनली एक्सट्रैक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, so that's why it will get molecular ion peak। now you have to increase the strength of this। तो यहाँ पे देखो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, because of that there is a breaking of your molecular ion into fragments, known as the fragmentation ion peaks or daughter ion peaks। now rearrangement ion peak। so ion which is not a part of normal molecule, ion which is not a part of original molecule, but it is a part of a rearrangement that occurred during the redistribution of atom or group, known as a rearrangement ion peak। it occurs commonly through migration of alkyl group। जैसे होता है कि मान लीजिए कि पहले इलेक्ट्रॉन गया, बाद में मोलिकुलर आयन पिक आ गया आपका और अपने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया 70 मिली वोल्ट, तो उसमें का टूट गया मॉलिक्यूल आपका। टूटने के बाद जो फ्रेगमेंट्स बने वो फ्रेगमेंट्स एक तो रीजॉइन भी हो सकते हैं या फिर एक फ्रेगमेंट दूसरे फ्रेगमेंट के साथ में रिएक्ट होके कुछ नया फ्रेगमेंट बना सकता है बाय यूजिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो नॉर्मली रीअरेंजमेंट ion peak is not a normal peak of your compound, or it is not due to a normal fragment of your compound, which is not a natural part of your compound। so it is due to the migration of atoms or rearrangement between two fragments। if there is a new peak due to rearrangement, that is known as a rearrangement ion peak, and it occurs commonly through the migration of alkyl। now और एक peak होता है, इसको बोलते हैं m+1 peak। m+1 peak is nothing but the isotopic peak। m+1 peak is nothing but the isotopic peak। जो molecular ion peak के पहले एक छोटा peak आता है आपको। so the small peak that
appears before the molecular ion peak, which whose intensity is very less, and that peak is known as isotopic peak or isotopic abundance. Isotopic, and it is denoted by m plus वन peak. अभी ये m plus वन क्या होता है? सिंपल है. m मतलब क्या? मॉलिक्यूलर वेट. प्लस मतलब प्लस, वन मतलब आपको मालूम है. सो मॉलिक्यूलर आयन प्लस वन. जैसे मान लीजिए कि OH एक फ्रैगमेंट है आपका, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ्रैगमेंट है आपके कंपाउंड में. OH का कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा? देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है? 16. हाइड्रोजन का कितना है? 1. OH जो फ्रैगमेंट है आपके कंपाउंड का, उसका पिक आएगा 17 का. नॉर्मली OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? 17. OH, ये OH फ्रैगमेंट है उसका आपको आएगा 17. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसमें कभी कभी आइसोटोप भी आ जाता है. तो अगर मान लीजिए 17 की बजाय आपका 18 आ गया, 17 की बजाय आपका 18 आ गया, जिसका इंटेंसिटी बहुत कम है, मॉलिक्यूलर आयन पिक तो 17 के ही आएगा, 17. सो उसके पहले अगर छोटा पिक आएगा तो उसका इंटेंसिटी कम होगा, लेकिन उसका मास टू चार्ज रेशियो कितना होगा? 18. सो दैट इज नोन एज m plus 1 peak. Now m plus 1 peak is nothing but the isotopic peak, and it is due to the presence of isotope. जैसे कार्बन 13 अगर है तो नॉर्मली कितना होता है कार्बन का? कार्बन 12 होता है. कार्बन 30 इज नोन एज आइसोटोप का. हाइड्रोजन 2 इज नोन एज ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन 3 इज नोन एज ट्रिटियम. तो हाइड्रोजन का नॉर्मल क्या है कि 1 है. नॉर्मल हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास नंबर कितना होता है उसका? 1 हाइड्रोजन का. जो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 2 है तो उसको बोलेंगे ड्यूटेरियम. दैट इज आइसोटोप फॉर हाइड्रोजन. कार्बन का एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट होता है 12. अगर उसका 13 है तो वो आइसोटोप है. सो m plus 1 peak will be given by isotopes like carbon 13, hydrogen, nitrogen 15, okay, sulfur 33. Now m plus 2 peaks. M plus 2 peaks मतलब molecular weight plus 2. m क्या है? molecular weight plus 2, या फिर उसको बोलेंगे molecular ion peak plus 2. आइसोटोप है, जैसे कार्बन का आइसोटोप है, या फिर हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, तो वो क्या करेंगे? m plus 1 पीक दिखाएंगे. मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक, उसके पहले एक छोटा पीक दिखाएंगे. जो जैसे मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर आयन पीक का, जैसे मिथाइल है, मिथाइल CH3 मिथाइल है ना. C मतलब क्या? कार्बन. H मतलब हाइड्रोजन. C का एटॉमिक वेट कितना आता है? कार्बन का 12 होगा. अभी हाइड्रोजन का कितना आता है? 1. तो हाइड्रोजन कितने? 3. सो CH3 का टोटल मास कितना हो गया? 15. तो जब 15 का पिक आएगा आपका, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन पिक. ठीक है, अभी उसके पहले अगर एक 16 का पिक आ गया, मॉलिक्यूलर आयन के पहले एक छोटा सा इंटेंसिटी वाला, उसका मास टू चार्ज रेशियो है 16. अगर वो पिक आ गया तो उसका मतलब है कि वहां पे आइसोटोप है, कार्बन 13 है. दैट्स व्हाई कितना आ गया? 16 आ गया. नॉर्मली तो 15 आता है ना, तो वहां पे उसको बोलते हैं कार्बन isotopic peak. So m plus 1 peak is known as a isotopic peak or molecular isotope. So that is shown by carbon 30 is present in your compound, or hydrogen 2 is present, that is deuterium. Nitrogen 15. नाइट्रोजन का नॉर्मली 14 होता है ना, 15 हो गया. सो 15 मतलब आइसोटोप है. सल्फर 33. सो इफ आइसोटोपिक abundance is there, that will show you isotopic ion peak or isotopic molecular ion peak. So that is the peak before molecular ion peak, which is having less intensity. ठीक है, m plus 2 मतलब क्या? यहाँ पे एक प्लस वन की बजाय प्लस टू. मतलब मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर आयन पिक है उसका, जो मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर आयन पिक है आपको, उसका मास टू चार्ज रेशियो है 50. अगर आपको और एक पिक है मॉलिक्यूलर आयन के पिक के पहले, तो इसका है 52. सो दैट इज m plus 2. सो m plus 2 इज ऑल्सो आइसोटोपिक पिक. इसको भी क्या है? आइसोटोपिक पीके होता है. इट ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 18, ओके, सल्फर 14, क्लोरीन 37, ब्रोमीन 81. अभी देखो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका आपका एक कंपाउंड है, क्या है? CH3CH2Cl. क्या है कंपाउंड? CH3CH2Cl. यहाँ पे दिखा दो, ये इथाइल क्लोराइड नाम का आपका कंपाउंड है. एक कंपाउंड आपका इथाइल क्लोराइड. अभी अगर इसका मास स्पेक्ट्रम, जैसे मान लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? देखो CH3 मतलब क्या? 12 प्लस 3, ओके, 14. ये हो गया 15. ये कितना हो गया? पहले CH3 का आ गया 15. CH3 का आ गया 15. कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3. आपका जो CH2 है उसका कितना आएगा? इसका आएगा 14. ठीक है, 14. और क्लोरीन जो है उसका कितना है मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट? 35. ठीक है, इसको जोड़ो पूरा, 50, 60, 64. ठीक है, इसका आएगा 64, 30,
ये टोटल मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका 64। तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका, इथाइल क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 64। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रम में पहला पिक आएगा आपको 64 पे, दैट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर आयन पिक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन पिक। मास स्पेक्ट्रम प्रिंट करने का चांस है, इसका पहला पिक आएगा 64 पे, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन पिक। ठीक है, अगर उसके पहले एक 67 का पिक आ गया, उसके पहले अगर 67 का पिक आ गया, तो ये पूरा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ये कितना 64। और आपको पिक कहाँ पे आ रहा है, मॉलिक्यूलर आयन पिक तो आएगा 64 के, तो लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पिक आएगा, छोटा पिक आएगा 66 पे, एक पिक आएगा छोटा सा पिक, तो उसको बोलेंगे आइसोटोपिक पिक, एंड दैट इज ड्यू टू आइसोटोपिक अबंडेंस। अगर क्लोरीन 35 के बजाय आइसोटोप क्लोरीन 37 है, तो M+2 पीक दिखाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे इथाइल फॉर एग्जांपल है बाहर, सो पहला पिक जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए इथाइल क्लोराइड है आपका, इथाइल क्लोराइड अगर आपका कंपाउंड है, सो इट विल हैव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 64 डेल्टन। ठीक है, तो पहला पिक आएगा आपको यहाँ पे इथाइल क्लोराइड का, ये वाला 64 पे। मान लीजिए उसके पहले भी एक पिक आता है छोटा सा, जिसका है 66, उसको बोलेंगे M+2 पिक्स। M+2 क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 64 प्लस 2 आ गया ना, 66 हो गया, तो उसको बोलेंगे M+2 पिक। अगर जैसे 64 है नॉर्मली, अगर ये 65 आ गया, 65 के ऊपर एक आधा पिक आ गया यहाँ पे, अगर मान लीजिए 65 के ऊपर आ गया, उसका मतलब क्या है कि कार्बन 13 है उसमें, उसका मतलब होता है कि कार्बन 13 है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए इथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 64, ये हो गया 60, तो 64 के ऊपर आपका आएगा मॉलिक्यूलर आयन पिक। ठीक है, 66 का पिक आ गया इसके पहले, तो उसको बोलेंगे M+2 पिक। अगर 65 का पिक आ गया यहाँ पे, उसका उसको बोलेंगे M+1 पिक, क्योंकि वो आइसोटोपिक पिक होता है। एम 65 कब आ सकता है, अगर कार्बन में ये जो कार्बन है CH3 CH2, तो उसमें अगर मान लीजिए कि एक कार्बन है जो आइसोटोपिक है, मतलब एक कार्बन का आइसोटोप है वहां पे, CH3 में जो कार्बन है वो कार्बन 13 है, तो उसका कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट उस टाइम, उसका आएगा 16, 16 प्लस 14 प्लस 35, वो टोटल मिला के होगा आपका 65। तो उसको बोलेंगे M+1 पिक। 65 का एक पिक छोटा सा आएगा आपको, उसको बोलेंगे M+1 पिक। और जो M+2 पिक आता है, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने बोला है, तो M+1 peak occurs due to the presence of isotopes of carbon, hydrogen, then nitrogen and sulfur। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर आयन पिक उसका +1 आएगा मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, जैसे M+2 पिक कब आएगा, अगर कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का आइसोटोप है, सल्फर का आइसोटोप है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, तो M+2 पिक आएगा। सो मॉलिक्यूलर वेट +2, सो M+1 प्लस M M+1 M+2 पिक्स। इज दैट क्लियर? बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्वेश्चन आएगा, ग्राफ देंगे या फिर डायरेक्टली पूछेंगे कि इफ मॉलिक्यूलर आयन पिक इज हैविंग मास टू चार्ज रेशो, देंगे उसके बाद में देंगे कि देयर इज वन मोर पिक लाइक दिस, जैसे मान लीजिए 78 का पिक दिया, मॉलिक्यूलर आयन पिक विल बी एट 78, and if you are observing peak at a 79, a small peak, so what it means, it means there is a isotope, so isotope of either carbon, hydrogen, nitrogen or sulfur, वो M+1 peak है। अगर कंपाउंड में क्लोरीन ब्रोमीन है, सल्फर 14 है, या फिर ऑक्सीजन 18 है, तो वो क्या करेगा M+2 पिक लगाएगा, मॉलिक्यूलर वेट +2। ठीक है, जैसे मान लीजिए 78 है, तो 80 का एक छोटा पिक आएगा। टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, जब आप इलेक्ट्रॉन बीम जब कंपाउंड के ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए कि आप एक कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, सो यू आर हैविंग दिस कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 15 15 45 45 प्लस 14 14 28 45 प्लस 28, 45 प्लस 28 कितना होता है, 45 प्लस 28, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 73। इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 73। ठीक है, 70, इसका आएगा 73। अभी व्हेन यू पास इलेक्ट्रॉन बीम ऑन दिस कंपाउंड, व्हाट विल हैपन, इट विल टेक अ वन इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड जो है एज इट इज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 73। अभी इलेक्ट्रॉन जो है उसका इंटेंसिटी बढ़ा दो, सो व्हाट विल हैपन, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, नाउ दिस कंपाउंड विल बी ब्रोकन डाउन, दिस कंपाउंड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ब्रोकन डाउन कैसे होगा,
So how compound will be break? So that is known as a fragmentation. How there will be formation of fragment from a particular compound. The pattern of formation of fragments known as a fragmentation pattern. अभी ये कंपाउंड का पहला जो चार्ज आएगा मॉलिक्यूलर आयन पिक वो 73 के ऊपर आएगा, ठीक है. Upon increasing the intensity of electrons, what will happen? So this methyl will be broken down. ये मिथाइल अलग से निकल जाएगा. तो ये 15 कम हो गया. 73 में से 15 गया. कितना हो गया देखो. 73 माइनस 15 58. मतलब पहला पिक आएगा, पहला मॉलिक्यूलर आयन पिक आएगा आपको 73 का. उसके बाद में एक पिक आएगा आपका 58 का. उसके बाद में 15 का. ऐसा ब्रेक ब्रेक करके एक पिक आता है. दैट इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन पैटर्न. सो अगर आपका लीनियर कंपाउंड है, इफ योर कंपाउंड इज लीनियर, okay, if your compound is a linear, so linear compound will be broken down at a branching point. या branching point कौन सा है इसका, ये यहाँ पे ब्रांच होगा ना. सो इट विल बी ब्रोकन डाउन एट अ ब्रांचिंग पॉइंट. यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है. ये दोनों भी क्या है, ब्रांचिंग पॉइंट है. एक तो ये मिथाइल निकल जाएगा, एक तो ये मिथाइल निकल जाएगा. बोथ आर द ब्रांचिंग पॉइंट. सो linear compound will be broken down at a branching point. Now alpha cleavage. Again, this is a type of fragmentation pattern in which compound containing carbonyl groups alpha bond get cleavaged. तो यहाँ पे जैसे अगर C डबल बॉन्ड हो सी इसमें डबल बॉन्ड है, वो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है या फिर कीटोन है जो भी. तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. ओके, सो दिस अल्फा बॉन्ड विल बी cleavaged. So in case of ether, alcohol, halides, amines, carbonyl compound, so alpha cleavage is the fragmentation pattern. इसमें fragmentation कैसे होगा? There are general certain rules for fragmentation. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी उठा के टूटेगा मॉलिक्यूल. जहाँ पे टूटना है वहीं पे टूटेगा. क्यों? सो वीकर पोर्शन जो है, वीक पोर्शन वो देखते हैं, वीक पोर्शन से निकल जाएगा, टूट जाएगा. So alpha cleavage is one of the fragmentation pattern for the ether, alcohols, halides, amines, carbonyl compounds. Okay. सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज. देन क्या होता है, थर्ड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज. सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज. सो इन केस ऑफ कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सो अल्केन अल्कीन्स, weakening of sigma bond and subsequent breaking, that is known as sigma bond cleavage. Okay, then next क्या है, inductive cleavage, also known as heterocyclic cleavage. It is due to the inductive effect on the radical side. Driving force of such application of inductive cleavage is electronegativity. जैसे मान लीजिए कि इंडक्टिव क्लीवेज किस में होगा, जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा और उसको अटैच होगा ये कंपाउंड्स सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन. So it is also known as heterocyclic cleavage and it is due to the inductive effect of the radical side. Okay, driving force for such application is the electronegativity of atoms like oxygen, sulfur, nitrogen. Then Mac-Lafferty rearrangement. Mac-Lafferty rearrangement. Migration of gamma hydrogen followed by cleavage of beta bond in case of aldehyde, ketones, amines or substituted amines. Reaction process through statically hindered 6-member transition state. Reaction occurs in the aldehyde, ketone esters and carboxylic acid. तो अगर इसमें ये एक rearrangement possible होता है, Mac-Lafferty rearrangement. I will explain in the next slide. So it is a kind of fragmentation pattern. Again, retro-Diels under rearrangement. Retro-Diels under rearrangement. Normally एक rearrangement होता है Diels under rearrangement. Dienophil and diene, they come as together to give a cyclic product known as a Diels-Alder rearrangement. अबे retro-Diels-Alder मतलब क्या है, जहाँ पे retro मतलब वो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे रिंग जो होगा वहां पे ब्रेक डाउन होगा और वो डाइनोफिल एंड डाइल बन जाएगा, डाइन एंड डाइनोफिल. सो ऑकर्स मेनली इन द साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स डेरिवेटिव. सो रिवर्स ट्रांसफर ऑफ डबल बॉन्ड फ्रॉम गैदरिंग टू फॉर्म अ डाइन एंड ओलिफिन. तो रिट्रोडाइल्स अल्टर रीअरेंजमेंट. याद रखो टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन पैटर्न. सो लीनियर कंपाउंड अगर है तो दैट विल बी ब्रोकन डाउन एट अ ब्रांचिंग पॉइंट. Then alpha cleavage will be there in case of alcohol, either halides, amines. Sigma bond cleavage will be there in case of alkanes. Inductive cleavage will be there in case of heterocyclic ring along with the oxygen, nitrogen, sulfur, carbon atom. Mac-Lafferty rearrangement will be there in case of ketone, amines, substitute aromatic compounds. Retro-Diels-Alder reaction will be there in case of cyclohexane. And troponium ion formation. Again, it is a important fragmentation ion. Troponium ion formation that occurs in the बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड. अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई
बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, बेंजोइक एसिड या फिर सिनेमिक एसिड, कोई भी ले लो, बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड या फिर सिंपली टोलिन ले लो। तो टोलिन का क्या होगा, पहला तो मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो बचा है ग्रुप, टोलिन का मॉलिक्यूलर वेट देखो, बेंजीन का कितना होता है प्लस वो 15, ठीक है, तो वो उतना मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका टोलिन का। तो पहले तो मॉलिक्यूलर आयन पिक आएगा, उसके बाद में इंटेंसिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, पहला मिथाइल निकल जाएगा और बाद में सिर्फ बेंजीन निकलेगा। बेंजीन रिंग को भी टूटने का ट्राई करेगा, वहां के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट होता है बेंजीन, तो वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, तो ट्रोपोलियम ion formation. So you will get a peak at 91 and 65 mass to charge ratio. उसको बोलते हैं ट्रोपोलियम ion formation. I will explain this in the slides. So इसमें एक होता है हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी, लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है इसको, हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी। हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल में अनसैचुरेटेड साइट्स कितने हैं, उसको उसको एनालाइज करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये रूल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी, HID। तो फॉर्मूला पूछा था, HID इज इक्वल टू 2C+2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हालाइड, एक्स क्या है, हालाइड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अ rule. Hydrogen ion deficiency, it is for degree of unsaturation calculated by using the equation from molecular formula. Okay, HID is equal to twice carbon plus 2 plus nitrogen minus hydrogen minus halide divided by 2. तो आप कोई भी कंपाउंड करके देख सकते हो, सब कुछ मैं ही बोलूंगा तो फिर कैसे होगा। C is carbon, N is nitrogen, hydrogen and X is halogen. Okay, मैक लेपर्ड अरेंजमेंट कैसा होता है देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल, ठीक है, ब्यूटानॉल, ये क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड है ब्यूटानॉल, क्या है आपके पास, ब्यूटानॉल अल्डिहाइड, ठीक है, ये 1 2 3 4, 3 4 4 कार्बन, दैट्स व्हाई ब्यूटेन, ये अल्डिहाइड है इसलिए ब्यूटानॉल। तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट अगर आपने कैलकुलेट किया, जैसे ये CH3 तो 15, ये CH2 14, ये 14, ओके, ये 13 एंड ये 16, ये 16, ये 13, ये 14, ये 14, ये 15, 15 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 13 प्लस 16, टोटल आएगा आपका 72। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 72, ओके। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट हो जाएगा तो पहला जो एम प्लस मतलब जो मॉलिक्यूलर आयन पिक आएगा उसका मास टू चार्ज रेशियो कितना आएगा, 72। और इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर बम्बार्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, देयर इज अ रीअरेंजमेंट से होता है। सो दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा, द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस अल्फा हाइड्रोजन्स दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और ये क्या करता है, यहाँ का हाइड्रोजन, ये सॉरी यहाँ का हाइड्रोजन उसको निकाल लेता है। तो दिस ऑक्सीजन अटैक्स and abstract this hydrogen, right? So there will be, this hydrogen will move to this oxygen and there will be formation of double bond here, so like this, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। सो मास टू चार्ज रेशियो इसका कितना आएगा, 44, इसका मास टू चार्ज रेशियो होता है 44। कैलकुलेट करो देखो, 14, ये CH2 मतलब 14, ये C एंड ये हाइड्रोजन 13 प्लस ये ऑक्सीजन 16 प्लस ये हाइड्रोजन 1, तो देखो 44 आएगा, ठीक है। नाउ रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या बचा है आपका, इतना, ये स्ट्रक्चर जो है उसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इट विल बिकम लाइक दिस, ये हो गया थाइलिन, इथिन। सो इथिन, इथिन उसका मॉलिक्यूलर मास टू चार्ज रेशियो आएगा 28, तो 28 प्लस 44 इज इक्वल टू 72। सो अगर आपके मास स्पेक्ट्रम में अगर पहला मॉलिक्यूलर आयन पिक आ गया 72, ओके 72, उसके बाद में अगर फ्रेगमेंटेशन आयन आ गए 44, 28, ये दो फ्रेगमेंट का आयन आ गए, उसका मतलब क्या है, सो इफ योर mass spectrum are getting molecular ion peak at a 72 and rearrangement peaks or other peaks at a 44 and 28, ये दोनों पिक मिल गए आपको, तो उसका मतलब क्या होता है, सो दैट योर कंपाउंड देयर इज अंडरगॉन मैक लेपर्ड अरेंजमेंट। अगर आपके कंपाउंड के स्पेक्ट्रम मास स्पेक्ट्रम में अगर पिक आता है मॉलिक्यूलर आयन का 72, उसके बाद में ये दो पिक आपको नजर आए 44 एंड 28, तो उसको मतलब ये होता है कि योर कंपाउंड हैज अंडरगॉन मैक लेपर्टी रीअरेंजमेंट, यू कैन सी हियर लाइक दिस। जैसे ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 86, ठीक है 86। अभी ये सेम थिंग है,
जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया ना वैसे ही स्ट्रक्चर है, बस एडिशनल मिथाइल ग्रुप लगा है। अभी ये स्ट्रक्चर देखो सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे ये मिथाइल एडिशनल लगा है 72 प्लस 15, तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट आता है 86। अभी मैक लैबोरेटरी रिएरेंजमेंट अगर हो गया है तो पहले तो ये CH2 निकल जाएगा डबल बॉन्ड वाली, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 28 ना 28, और जो बाकी बचा है उसका रहेगा 58। Abstraction of alpha hydrogen by a aldehyde outlet, so that is known as a McLaporte rearrangement। अभी नेक्स्ट होता है ट्रोपोलियम आयन फॉर्मेशन। ट्रोपोलियम आयन फॉर्मेशन कैसे होता है देखो भैया, यू कैन आइडेंटिफाई वेदर योर कंपाउंड हैज अ बेंजीन रिंग और नॉट। सो इफ यू, अगर आपने कोई अननोन कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम निकाला, उसमें एक मॉलिक्यूलर आयन पिक आ गया पर्टिकुलर मास टू चार्ज रेशियो का, और उसके बाद में आपको ये दिख गया कौन सा, इफ यू फाइंड अ पीक ऑफ 65 98 95 91 65, 91 का और 65 का पीक मिल गया का मॉलिक्यूलर वेट आता है 91, ये 91 आ गया। सो इफ यू फाइंड ए अनदर पीक, एक मॉलिक्यूलर आयन का पीक आ गया, मान लीजिए 172 अगर आ गया आपका मॉलिक्यूलर आयन पीक, उसका मॉलिक्यूलर वेट 172 डेल्टा, और उसके बाद में दो पीक आ गए आपको ऐसे, एक 91 पे आ गया एक 65 पे आ गया, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके कंपाउंड में बेंजीन रिंग है। ओके, इफ योर कंपाउंड हैज अ बेंजीन रिंग, ओके, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो तो निकल जाएगा पहले, और जब बाद में एक रिंग आएगा जैसे ये, जैसे मान लीजिए टोलिन है ना, टोलिन है, तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो ये मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा पहले, बाद में इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन पीक पहला, उसके बाद में ये जो है मिथाइल वाला निकल जाएगा, उसको बोलते हैं यम। बाद में ये बेंजीन रहेगा, बेंजीन जो है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डीलोकेशन होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट होगा तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो ये ऐसा बनेगा ट्रोपोलियम आयन, ये बनेगा ट्रोपोलियम आयन, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 91। उसके बाद में यहाँ से इथाइल रिमूव हो जाएगा इसमें से और बनेगा 5 मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं ये। सो ट्रोपोलियम आयन का ट्रोपोलियम आयन का मॉलिक्यूलर वेट आता है 91, और ये जो 5 मेंबर है पोलिनियम ऐसा कुछ तो ये नाम उसका, उसका आता है 65। सपोज इफ योर मास स्पेक्ट्रम हैज these two peaks to 91 65, that means you can easily conclude that there is a presence of benzene in your structure। तो ये होता है ट्रोपोलियम आयन फॉर्मेशन, ये काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। ओके, अगेन थर्ड वन इज अ रिट्रोडाइल्स अल्टर रिएक्शन। रिट्रोडाइल्स अल्टर रिएक्शन क्या है? रिट्रोडाइल्स अल्टर रिएक्शन, तो रिट्रोडाइल्स अल्टर रिएक्शन, नॉर्मली डाइल्स अल्टर रिएक्शन क्या होता है, ये देखो डाइल्स अल्टर रिएक्शन ऐसे होता है, ये दो स्ट्रक्चर कंबाइन होके ये स्ट्रक्चर बनता है। सो कन्वर्जन ऑफ, ओके, कन्वर्जन ऑफ डाइन एंड डाइनोफिल इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर, देयर इज अ डाइल्स अल्टर रिएक्शन। लेकिन ये क्या है, रिट्रो, रिट्रो मतलब उल्टा। तो अभी अगर ऐसा है बेंजीन साइक्लोहेक्सेन अगर है तो वो टूटेगा जब इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट होगा, तो उसका फ्रेगमेंट बनेगा ऐसा, फ्रेगमेंट ये बनेगा, एक फ्रेगमेंट ये बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 44, इसका आता है 44, और इसका आता है 28। देखो CH2 हाइड्रोजन का 2, सॉरी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 14, तो 14 प्लस 14 28। लाइकवाइज दिस, यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे CH2 है, CH या CH2 CH CH2, ये पूरा 44 आएगा। सो दिस इज नोन एज अ रेट्रोडाइल सर्टर रिएक्शन। तो जब आपके कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन का अगर कुछ होगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग, तो वो टूटेगा कैसे, तो वो टूटेगा इस दो फ्रेगमेंट में। पहला फ्रेगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 44, दूसरे का आएगा 28। सपोज आपके मास स्पेक्ट्रम में अगर ये दो पिक आ गई 44 28, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके इसमें बेंजीन रिंग या साइक्लोहेक्सेन है, नहीं सॉरी नॉट अ बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। बेंजीन रिंग अगर हो गए तो उसमें ये आएगा ट्रोपोलियम आयन फॉर्मेशन। So these are the different fragmentation patterns for mass spectroscopy. Is that clear? Summary of different mass analyzer. So mass analyzer बहुत सारे होते हैं, जैसे single focusing, जैसे magnetic sector, single focusing mass analyzer. So mass to mass range क्या है? You can measure the mass molecular weight in a range of 1 to 15,000 Dalton. Resolution इसका होता है 0.001%. Sensitivity low होता है, रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन अच्छा होता है इसका। So low sensitivity, expensive, and there are technical problems. These are the disadvantage. So मान लीजिए मैग्नेटिक सेक्टर और ये डबल फोकसिंग वाला है। ट्रिपल मास एनालाइजर देखो, यू कैन मेजर मॉलिक्यूलर वेट इन रेंज ऑफ 1 to 50,000 डेल्टन। इसका रेजोल्यूशन होता है 1 यूनिट, मतलब 1। देन सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी
easy to use, inexpensive, high sensitivity, low mass resolution and low mass range. Now most commonly used quadruple का आप use करते हैं, is the most commonly used mass detector in case of hyphenated techniques. जो LCMS GCMS होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, that is known as a hyphenated. hyphen मतलब क्या है, डैश. hyphenated टेक्निक मतलब क्या है, hyphenated टेक्निक मतलब दो टेक्निक कंबाइन यूज करें, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. GCMS LCMS इलेक्ट्रिक क्रोमेटोग्राफी मतलब HPLC-MS. LCMS is HPLC plus CMS. EMS मींस मास. जैसे ही सेपरेशन हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी में कंपाउंड का, उससे ही सेपरेटेड कंपाउंड डायरेक्टली मास स्पेक्ट्रम में जाए, इसको बोलेंगे हाइपरनेटेड टेक्निक, LCMS GCMS. तो LCMS में GCMS में मोस्ट कॉमनली यूज्ड मास एनालाइजर इज क्वाड्रपल. नेक्स्ट वन इज आयन ट्रैप. तो उसमें भी ये यू कैन मेजर मास इन रेंज ऑफ 1 to 5000 डेल्टा. कभी रेजोल्यूशन 1 होता है, having high sensitivity, easy to use, expensive, high sensitivity. It is used for tandem mass spectroscopy. Low resolution होता है इसमें, low mass range होता है. Disadvantage. Time of flight mass analyzer. So इसमें unlimited molecular weight measure कर सकते हो. इसका resolution होता है 0.001, like as that of double focusing, very high resolution. Then Fourier transform mass spectroscope, mass spectrometer. So 70,000 डेल्टन तक molecular weight यूज करते हैं. सेंसिटिविटी भी उसका हाई होता है, रेजोल्यूशन हाई होता है. So these are the types of mass spectro or mass analyzers. Single focusing mass analyzer, most common type of analyzer at a given voltage. All singly charged molecules will have same kinetic energy. That is the basis. Kinetic energy is equal to half of m square. तो m क्या है, molecular weight. Now fragment will have different molecular weight and that's why they will have different kinetic energy. They will have different kinetic energy. Double focusing, initially fragmentation ion, initially charged molecule is focused on the electric field and then magnetic field. It is having very high resolution and preciseness of molecular weight. होता है cyclone focusing or cycloidal focusing. The length of instrument is reduced. इंस्ट्रूमेंट बड़ा वाला बनता था वो कम हो गया क्योंकि साइक्लॉइड फोकसिंग. जो लीनियर ट्यूब है, अगर ट्यूब लीनियर है तो वो बड़ा दिखेगा, और उसको कर्व किया तो वो साइज कम हो जाएगा. सो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ मैग्नेट एंड नॉट अफेक्टिंग द रेजोल्यूशन. क्वाड्रपोल मास एनालाइजर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. क्वाड्रा मतलब क्या है, चार. पोल मतलब क्या है, फोर. क्वाड्रा मतलब चार, पोल. फोर पैरेलल रॉड्स, देखो फोर पैरेलल rods in the quadrupole mass filter, also known as the quadrupole mass filters. There are four parallel rods are used in quadrupole mass filters where ions are separated according to the mass to charge ratio, detected by electron multiplier, particularly designed for chromatography mass spectroscopy hyperneted techniques. Four parallel rods of tungsten. कौन सा मेटल यूज करते हैं, टंगस्टन. टंगस्टन मेटल, फोर पैरेलल रॉड्स ऑफ टंगस्टन मेटल यूज, याद रखो. which focuses the ions by means of oscillating and variable frequency field. variable frequency यहाँ पे radio frequency यूज करते हैं. They are having certain advantages for GCMS, tandem mass spectroscopy. आ चुका है इसका. Next one is time of flight. So ions formed in the ionization, they are allowed to travel in a straight line to a magnetic field free region. एक ट्यूब रहता है magnetic field free region में, उसमें ट्रैवल करने का ionization होता है. So fragments are allowed to pass through this tube and these they will take a different time. Now ions will take a different time to travel at a given distance that is measured. So depending upon the mass, it will take a different time to travel. That is time of flight. So ion travels through drip tube. You can see यहाँ पे सैंपल गैस इंजेक्शन पॉइंट, सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे. यहाँ पे ये क्या है, सैंपल वेपराइजर हो गया, देखो ये टाइप वेपराइजर वेपराइज करेगा, वेपर बनेगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम इम्पैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बीम. सो दे विल बी एक्सेलरेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो यहाँ पे कौन सा आयन बनता है, पहला एम प्लस मतलब पॉजिटिव आयन बनता है. तो यहाँ पे भी इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं. जब पॉजिटिव प्रेशर आयन को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा,
एक्सेलरेट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, वो भाग जाएगा यहाँ से। तो ये एक्सेलरेट होता है इसमें। बाद में मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में दे आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो, बाद में डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ डबल फोकस। क्वाड्रपल मास एनालाइजर कुछ ऐसा होता है। तो देयर आर फोर rods of your tungsten, 1 2 3 4। सो यहाँ से आयनाइजेशन सोर्स, आयंस यहाँ से अंदर जाएंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ डिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिटेड, ये नॉन ट्रांसमिटेड आयन, ट्रांसमिटेड आयंस डिटेक्ट हो गया। क्वाड्रपल मास एनालाइजर यूज्ड फॉर हाइपरनेटेड टेक्निक्स, एलसीएमएस, जीसीएमएस। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका, आयन का टोटल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ एम स्क्वायर। एम जो है वो मोलिकुलर वेट है, वी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ बाद में ऐसा एक फॉर्मूला आता है उसका डिविजन करके, यू कैन गो एंड चेक इन द बुक। Several approaches for determination of molecular weight by mass spectroscopy. So exact molecular weight. So molecular ion peak will give you information about the molecular weight. The formation of the information given by parent ion peak or molecular ion peak is nothing but the molecular weight. Isotopic effect क्या है? So mass spectrometer can be used to measure or to determine the distribution of naturally occurring isotopes. Molecules having isotope will exhibit a peak in a mass spectrum at mass to charge ratio 1 or 1 more plus than normal. Okay, m plus or m1, m plus 1 or m plus 2 peaks in case of isotopic abundance. So isotopic effect. Nitrogen rule क्या है? Number of nitrogen present in the molecule can be measured by using nitrogen rule, which which state that organic compound having even integral molecular weight, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है इवन, इवन मॉलिक्यूलर, जैसे किसी का मॉलिक्यूलर वेट है 18 इवन, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इवन मॉलिक्यूलर वेट will have either will have either none or even number of नाइट्रोजन एटम। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट इवन है उसमें क्या हो सकता है, एक तो नाइट्रोजन एटम नहीं हो सकता, या फिर अगर हो गए तो 2 होंगे 4 होंगे ऐसा। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ ऑड मॉलिक्यूलर वेट, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है मान लीजिए 17, all organic compound having odd molecular weight must contain an odd number of nitrogen atom। तो जिसका odd molecular weight होगा उसमें कितने नाइट्रोजन होने के चांसेस है, में एक नाइट्रोजन होने का चांस है, 3 नाइट्रोजन होने के चांस है, 5 1 3 5 7 like that। So if one molecular weight compound is there, so it will have either none, either zero nitrogen or even number of nitrogen. If odd molecular weight compound is there, then it will have either odd nitrogen 1 3 7 9 etc etc। It is a nitrogen rule, you can see here again example CH3 C3H5NO2, ये compound है आपका C3H5NO2, C6H7NS, both compound has a one nitrogen and therefore we have odd molecular weight। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे आप तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा ऑड, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा ऑड नंबर, इसमें एक नाइट्रोजन है इसलिए C6H7Br2 इसका ये जो कंपाउंड है इसमें 2 नाइट्रोजन है, सो इट विल हैव इवन मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन रूल सिंपल है। नेक्स्ट इज द रिंग रूल। इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अननोन, if molecular formula of compound is unknown, if molecular formula is unknown, by using mass spectroscopy one can calculate the number of unsaturated sites using a ring rule। According to the ring rule, number of unsaturated sites, that is R, is equal to number of rings in the molecule present plus double bonds plus twice of triple bonds। ठीक है, तो रिंग रूल क्या होगा, देखो यहाँ पे रिंग रूल ऐसा है। ओके, रिंग रूल मतलब क्या, प्रोबेबल नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइट्स कितने होंगे कंपाउंड में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, CWHXNYOZ। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू number of unsaturated sites R is equal to number of rings in the molecule plus number of double bonds plus twice number of triple bonds। कि रिंग कितने होंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, is equal to number of rings in molecule plus double bond plus twice number of triple bonds। देखो CWHXNYOZ ऐसा डिनोट करेंगे। रूल इज given by formula this,
R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है रिंग रूल का, R इज इक्वल टू W+1 प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। Now in case of benzene, benzene है C6H6 है ना, बेंजीन के कंसिडर करेंगे C6, बेंजीन में कार्बन एटम कितना है 6, नाइट्रोजन कितना है 0, ऑक्सीजन कितना है 0, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 0 है। सो अकॉर्डिंग टू द रिंग रूल क्या होगा इसका, कार्बन कितने हैं 6, तो कार्बन लगा दिए 6, ठीक है, +1, ये +1 जो एक्स वाई क्या है 0 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो उसका कितना आएगा, आएगा -3, ठीक है, -3, ये सब कैलकुलेट करके, सो इसका टोटल कैलकुलेट करके आएगा 4, मतलब क्या 10, द रिंग हैज अ, इसे रिंग, इसमें अभी जब 4 आया वैल्यू उसमें एक रिंग का रहेगा और बाकी के 3 डबल बॉन्ड रहेंगे, सो ये एक रिंग रहेगा और 3 डबल बॉन्ड रहेंगे। 4 वैल्यू होता है बेंजीन के लिए, तो इसका मतलब होता है एक रिंग है और उसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो रिंग रूल क्या कहता है, रिंग रूल दैट इज फॉर calculation of unsaturated site. What is the ring rule? Ring rule, number of unsaturated sites, that is R, number of unsaturated sites, that is R, is equal to number of rings in the molecule plus double bonds plus twice number of triple bonds. अभी बेंजीन ले लो, आप बेंजीन C6H5, ठीक है, तो C6 मतलब कार्बन यहाँ पे 6, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, सो 6+1, रिंग रूल का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू W+1 प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, मतलब कार्बन यहाँ पे 6 है +1, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है तो 0, वो 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये सब कैलकुलेट करके आएगा 4 मीन्स व्हाट 3 प्लस, ओके 1 प्लस 3, तो को डिवाइड करो, 4 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस 3, तो इसमें 1 रिंग है और 3 डबल बॉन्ड्स है, सो ओके, सो ये रिंग रूल याद रहो, पढ़ो उसको, इम्पोर्टेंट है, आता है। नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइट्स, टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड, ये देखा है आपने, HID is equal to 2 carbon plus 2 plus nitrogen minus hydrogen minus 6 divided by 2. Applications of mass spectroscopy to measure the molecular weight of compound, molecular mass of compound, to determine the molecular, one of the best method for measurement of molecular weight accurately. Isotopic abundance will be given by m1 plus peak, m1 m plus 1 peak और m plus 2 peaks. Isotopic abundance, अगर isotopic है उसमें isotopes, so isotopic abundance can be easily determined by mass m plus 1 peak and m2 peak, m plus 2 peak are given by isotopes. Distinction between cis and trans isomer, both isomers will have same spectra but molecular ion peak of trans is more intense than cis isomer. cis and trans isomer जो होते हैं, you can distinguish between cis and trans isomer. molecular ion जब मतलब स्पेक्ट्रम है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो both isomers will have same spectra, but molecular ion peak of trans isomer will have more intensity than cis isomer. Evaluation of heat of sublimation, to know the latent heat of evaporation of liquid. You have the applications, okay? Determination of ionization potential of molecule, determination of bonding and bond dissociation energies, monitor the reaction kinetics to study the reaction mechanism, to identify the unknown compounds and characterization of polymers. These are the applications. This was regarding the mass spectroscopy. Anybody has doubt they can ask. कोणाला काही डाऊट असतील तर विचारा.